Great good morning to all. Hi, Sumit Kumar Singh. Welcome all of you in Magadputru UPSC YouTube channel. My dear students, today in this video कह सकते हैं आज के हम इस क्लास में इस वीडियो में जो है इंडियन रेनेसेंस के बारे में, रेनेसेंस अर्थात पुनर्जागरण या पुनरुद्धार कह सकते हैं। तो भारत का पुनर्जागरण काल कब से प्रारंभ होता है, या फिर इसके जितने भी आधुनिक रिफॉर्मर्स, ठीक है, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह हो गए, या फिर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उन लोगों ने मिलकर एक कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास होने के पश्चात भारत में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ लड़ना प्रारंभ किया और भारत का फिर वहाँ से उत्थान प्रारंभ होता है। तो इंडियन रेनेसेंस के बारे में हम लोग जो है इस पूरे के पूरे एक सीरीज में जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल कह सकते हैं थिंकर्स हैं, और या कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन जो पॉलिटिकल थाट्स हैं, जो विचार हैं, ठीक है, जितने महत्वपूर्ण स्कॉलर्स वगैरह हैं, रिफॉर्मिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, या फिर फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जो थे, उन तमाम के लोगों के जो है फिलॉसफी, सिद्धांत, उनके थाट्स, उनके विचार, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आगे जो है धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कह सकते हैं ना कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थाट पढ़ने से पहले हमें इंडियन रेनेसेंस के बारे में जान लेना आवश्यक होता है कि किस प्रकार भारत में पुनर्जागरण काल का आरंभ होता है, किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडियन जो है समाप्ति की ओर बढ़ता है, फिर आधुनिक भारत प्रारंभ होता है, आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, और उसी के साथ प्रारंभ होता है भारत का पुनर्जागरण का। तो रेनेसेंस जो है ना एक प्रकार से कह सकते हैं कि एंड ऑफ द फेडुअल मतलब सामंतवादी जो है सिस्टम था, फेडुअल सिस्टम था या सामंतवादी पीरियड कह सकते हैं, जो कि 15वीं सदी से लेकर 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती है। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी ना जिसमें कि जो पुअर लोग जो थे या फिर जो लैंडलेस लेबरर थे उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था सामंत के द्वारा, जो धनी रिच लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे। तो वही है रेनेसेंस का जो ये पीरियड है वह कह सकते हैं कि 15वीं सदी से लेकर 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी एडी तक चलता है। और ये एक मूवमेंट जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ये पुनर्जागरण काल का जो मूवमेंट है, आंदोलन जो है, ये चैलेंज करता है सामंतवादी सभ्यता के खिलाफ, उसे चुनौती देने का प्रयास करता है। तो फेडुअल सिस्टम क्या है, इसके बारे में अगर इसको अगर डिफाइन करें तो ए सिस्टम वेयर द सर्फ मतलब लेबरर्स, ठीक है, सर्फ मतलब एक प्रकार से लेबरर्स, स्लेव, वेर कंसीडर्ड इक्वल टू एनिमल्स, जहाँ की जो लेबरर्स होते थे, सर्फ्स वगैरह जो होते थे, वो पशु के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था या पशु के समकक्ष देखा जाता था, ठीक है। होते वो आदमी थे, लेकिन उनका जो महत्व था, उनकी जो कह सकते हैं समाज में या फिर उन लोगों के द्वारा उसे एक कह सकते हैं कि तुच्छ दृष्टिकोण से देखते थे। तो फेडुअल जो सामंत होते थे, लॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड देम एंड द चर्च प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द फेडुअल लॉर्ड्स। देखिए, फेडुअल सिस्टम या रेनेसेंस की जो अवधारणा है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ चर्च का प्रयोग किया गया है। तो फेडुअल जो लॉर्ड्स था, एक प्रकार से कह सकते हैं जो सामंत लोग था, वो एक्सप्लॉइट करता था किन्हीं सर्फ को, या फिर कह सकते हैं कि जो दबे कुचले लोग होते थे, जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे, टीलेस होते थे, या फिर जो किसान होते थे, मजदूर होते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे लेबर लेते थे और उन्हें देते, मतलब मजदूर के तौर पर उनका उपयोग तो लेते थे लेकिन मजदूरी नहीं देते थे। इसके साथ साथ यह जो अवधारणा थी, यह जो कॉन्सेप्ट था, इसका समर्थन जो है चर्च के द्वारा मिलता था, अर्थात इस फेडुअल सिस्टम की कॉन्सेप्ट को चर्च के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था, ठीक है, ताकि फेडुअल लॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। तो रेनेसेंस जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। यह एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, फ्रेंच टर्म है रेनेसेंस, जिसका मतलब होता है रिवर्थ, मतलब पुनर् जो कह सकते हैं कि जन्म लेना, पुनर्जागरण भी इसे कहते हैं, पुनरुत्थान कह सकते हैं, फिर से उत्थान, फिर से जन्म लेना, फिर से इसका कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार होना। तो सिग्निफाई द रिवर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, एक प्रकार से यह सिग्निफाई करता है कि किस प्रकार से ह्यूमैनिटी का, मानवता का रिवर्थ होता है, मतलब फिर से इसका पुनर्जन्म होता है, इसका जागरण होता है, फिर से मानवता जन्म लेती है। इट स्टार्टेड इन फ्लोरेंस इन 1498,
यह सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो फ्लोरेंस इन 1498 में। Brought about changes in almost all the field of human endeavors such as the art, literature, technology। देखिए इसके द्वारा जो है ना बहुत जगहों में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, सभी फील्डों में, सभी क्षेत्रों में, जैसे कला के क्षेत्र में, आर्ट्स, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है, इसी तरह साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, और रिवॉल्ट अगेंस्ट द चर्च, और चर्च के खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली एंड मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। लोग जो है स्वतंत्र रूप से सोच विचार करना प्रारंभ करते हैं, चर्च को क्रिटिसाइज करना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर कोई भी रूढ़िवादी जो सभ्यता थी, जो सिद्धांत थे, जो ट्रेडिशन थे, उसकी आलोचना खुलकर करने लगे थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों में वो कह सकते हैं ना कि उनका पुनरुत्थान हो रहा था, पुनर्जीवन, उनकी चेतना जागृत हो रही थी। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, और धीरे धीरे वो जो है सोचना प्रारंभ कर दिए इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से। चर्च का सिद्धांत कुछ और था, किसी समाज के सिद्धांत और सामंतवाद सिद्धांत कुछ और था, उससे हटकर अब हम स्वतंत्र रूप से अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में क्या हम सोचते हैं, और वह स्वतंत्र होता है उनके विचार, और यह स्वतंत्र विचार उनके जो रूढ़िवादी सभ्यता थी, जो ट्रेडिशन थी, उससे काउंटर करता था। तो ये जो है धीरे धीरे उसका फिर एक्सपेरिमेंट होते गया, और इसी को पुनर्जागरण कहते हैं कि फिर से उनका उत्थान हो। इसके साथ साथ जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक आ गया था, तो इससे जो है प्रिंटिंग तकनीक भी डेवलप्ड हो चुका था। बाइबल की कॉपी जो है छपनी प्रारंभ हो गई। अब बाइबल की कॉपी छपनी प्रारंभ हो गई तो बाइबल के जितने भी जो है ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट जो भी उस वक्त अवेलेबल थे, वो लोग वहाँ के वेस्टर्न के लोग जो है पढ़ रहे थे, उसे पढ़ते थे, मतलब इजली वे में एसेसिबल हो गया, अवेलेबल हो गया, सब लोग उसे खरीद के पढ़ रहे थे। पहले कुछ लोगों तक ही वो सीमित था। तो मेनी पीपल लर्न टू रीड, और बहुत लोग जो है पढ़ना लिखना भी सीख चुके थे। अब जब पढ़ना लिखना सीख चुके हैं तो वो फिर थिंक करना, मतलब उस पर विचार करना, उस पर विमर्श करना, उसका विश्लेषण करना भी वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसे एग्जामिन करने लगे, उसकी कह सकते हैं एक प्रकार से एग्जामिन करना कहने का मतलब उसे अच्छी तरीके से जो है उसको जांचने और परखने लगे कि यह जो सिद्धांत बताया गया है यह सही मायनों में सही है या नहीं। तो एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड टू क्रिटिसाइज देम चैलेंजेस टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, और जो भी वर्तमान में ट्रेडिशन चल रहे थे, उस ट्रेडिशन, उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस रीति रिवाज को अपने नज़रिए से इंडिविजुअली स्वतंत्र रूप से उस पर विचार विमर्श करने लगे, और साथ साथ यह भी जो है उसे चुनौती देने लगे, अपने तरीक़ों से उसे जांचने लगे, परखने लगे कि यह जो सिद्धांत है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे समाज ने हम पर लादा है, वह कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक सही है। दे आर चेकिंग और एग्जामिनिंग बाई अ साइंटिफिक मेथड एज वेल, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इंडिया के रेसोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रेसोनेंस हम पुनर्जागरण या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, वो वेस्टर्न हम लोग समझ लिया। अब हम लोग क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया का रेसोनेंस कब से प्रारंभ होता है, ठीक है। इंडिया में जो पुनर्जागरण है वो प्रारंभ होता है ब्रिटिश के आगमन के बाद, क्योंकि इससे पहले सामंतवादी व्यवस्था थी और मुगलों का शासन था। तो मुगल लोग तो कैसे हिंदुओं को इतना प्रताड़ित करते थे, उसके मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं का फिर कह सकते हैं वही अभी आज भी देखो उसके समाज में बुर्का वगैरह अधिक चलता है। तो एक प्रकार से जो है जितने भी गरीब लोग होते थे, लैंडलेस फार्मर वगैरह होते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उस पर अधिक कर लगान वगैरह, और औरंगजेब वगैरह के पीरियड में इतने कर वसूले जाते थे। और जो सामंत वगैरह होते थे, जो राजे वगैरह होते थे, वो अय्यासी की ज़िंदगी जीते थे। तो ब्राउट मेनी चेंजेस, तो जैसे जैसे ब्रिटिश का आगमन हुआ तो ब्रिटिश ने अपने जो है ब्रिटिश भी जो है अपने हित के लिए या फिर अपने अंपायर के हित के लिए बहुत सारे बदलाव किए। वो भारतीयों के हित के लिए किया ऐसा नहीं है, उनके जितने भी चेंजेज इंट्रोड्यूस किए गए थे वो सब उसके हित के लिए, वो अपने हित के लिए, ताकि रेलवे बिछाया गया था, ताकि जो है विदेश से जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसको भारत में ला के बेचा जा सके, भारत से रॉ मटेरियल ले जाया जा सके, ठीक है। पोस्टल सर्विस था तो अपने ऑफिशियल यूज के लिए था, ठीक है। फिर आर्म मूवमेंट के लिए भी था। तो जितने भी चेंजेज इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, चाहे रेलवे रूट्स हो गया, ठीक है, पूरे के पूरे देश में, जिससे कि आर्म्स वगैरह जो फोर्सेस हैं उसको मूव कराया जा सके, ठीक है।
और धीरे धीरे यही रेलवे जो है इकोनॉमिक में परिवर्तन आने लगा। इम्पोर्टेड गुड इट से जो है ट्रांसपोर्ट होते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन जाता था। तो एक प्रकार से जो है पूरे के पूरे आर्थिक और सांस्कृतिक जगत में बहुत जो है परिवर्तन किए गए। फोस्टर अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है ना इसको देखकर भयभीत भी हो रहे थे, इससे देखकर सीख भी रहे थे और जागरूक भी हो रहे थे। धीरे धीरे उनमें एकता की भावना भी पनपने लगी। तो एमंग द इनहेबिटेंट्स पोस्टल सर्विस नेशन वाइड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो जैसे जैसे पोस्टल सिस्टम का प्रचार प्रसार हुआ ना, ठीक है, तो कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका भी जो है प्रचलन बढ़ने लगा। तो इंग्लिश एजुकेशन फिर जो बहुत लोग जो है वेस्टर्न में जाके लंदन वगैरह जाके शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे, ठीक है, बैरिस्टर की तैयारी करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते थे। तो न्यू जनरेशन के जो भी लोग थे वो इंग्लिश वगैरह वेस्टर्न कह सकते हैं एजुकेशन और फिलॉसफी में जो है एजुकेट हो रहे थे। तो जितने भी इंडियंस हैं जो इंग्लिश वगैरह सीख के आ रहे थे, जो अमेरिका वगैरह घूम कर आ रहे थे, अमेरिकन और कह सकते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो परिचित हो रहे थे, तो उनकी जो लिबरल आइडियोलॉजीज़ है और जो बेस्ट की कह सकते हैं कि जो वहाँ आइडियोलॉजी पनप रही थी, उस तमाम आइडियोलॉजी को भी भारत के लोग जो है जान रहे थे। और इसे जानने के बाद जो है अब उन्हें लगता था कि जो राइट्स, जो अधिकार लंदन के लोगों को लंदन में मिलता है, ठीक है, वो अभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, सेम राइट सेम अधिकार जो है इंडियंस को ब्रिटिश एम्पायर में मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं था, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वाइट सुप्रीमेसी चलती थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह में अपार्थीड वगैरह चलता था, महात्मा गांधी को किस प्रकार से ट्रेन से फेंक दिया गया। तो खैर जैसे जैसे लोग जो है इस चीज़ से परिचित हो रहे थे, वो अपने अधिकारों की मांग और कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना प्रारंभ किया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं भारतीयों के लोगों के बीच में भी पुनर्जागरण हो रहा था। फिर बहुत सारे ऐसे इंडियन जो पढ़ लिख रहे थे, तो उन्हें जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो सिविल सर्विसेज वगैरह, पहले तो खैर भारतीयों को नहीं लिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें भी भारतीयों को लिया गया। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, प्रशासनिक सेवा, उसमें भी भारत के लोग जो है जाने लगे। तो इससे भी वो सीखने लगे कि आखिर भारतीयों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। इसके लिए प्रखर रूप से आवाज़ उठाने लगे, ठीक है। आगे मेनी न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर, जो प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल वगैरह हो गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है छपने प्रारंभ हो गए। जैसे तिलक जो है केसरी छापा करते थे, मराठा छापा करते थे, महात्मा गांधी यंग इंडिया छापा करते। तो इसी प्रकार जितने भी जो है ना पत्रिकाएं वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह होते थे, दर्पण हो गया, प्रभाकर हो गया, बंगला गज़ेट हो गया, तो ये सब जितने भी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र वगैरह हैं, वो इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी छपने प्रारंभ हो गए। आगे नेशनल मूवमेंट का भी बड़ा योगदान है। 1857 की क्रांति कौन नहीं जानता है, यूनिटी रिवॉल्ट कह सकते हैं या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यह एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम युद्ध कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है भी भारत के पुनर्जागरण में बहुत बड़ा अहम योगदान और फैक्टर प्ले किया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोटरीट, जो कि मोटरीट की ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक प्रकार से प्रेयर और पिटीशन के जरिए भी अंग्रेजों से नए नए रिफॉर्म्स और स्टेप लेने की बात कहा करते थे। तो अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी, ताकि भारत के समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं उसे समाप्त किया जाए। और धीरे धीरे पिटीशन और प्रेयर की, कांग्रेस हमेशा पिटीशन और प्रेयर की फिलॉसफी में बिलीव करता था, तो उसमें जो है धीरे धीरे समाज को परिवर्तन किया जाए, और जैसे जैसे रिफॉर्म्स हो रहा है इंडियंस को उसमें इंक्लूड किया जाए और इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए। तो ऐसे पिटिशंस और प्रेयर कह सकते हैं उनके द्वारा चला करता था। और है सोशल रिफॉर्म्स, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक परिवर्तन भी उस कार्यकाल में हुए हैं। बहुत यंग लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए, जैसे सम ऑफ द यंगेस्टर एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा जो है उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाता था, मतलब आया ही था ब्रिटिश ताकि धर्म का भी प्रचार प्रसार करे। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके। इंग्लिश एजुकेशन हो गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड बुक्स हो गया, लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश समाचार पत्र जो है फैलाते थे। एक प्रकार से समाज के लोगों में बहुत ही परिवर्तन हो रहा था। तब बट मैनी चूजेस द वे ऑफ रिफॉर्मिंग देयर ओन सोसाइटी,
बहुत लोग तो क्रिश्चियन बन गए, लेकिन बहुत लोग ऐसा चाहते थे, इंग्लिश भी पढ़ लिए जाते थे, लेकिन वो भारत की सभ्यता और संस्कृति में ही बिलीव करते थे, विश्वास करते थे और ऐसा चाहते थे कि भारत में जो कुरीति है उसको ही परिवर्तन किया जाए, उसमें ही रिफॉर्म्स लाए जाए, ठीक है, और कह सकते हैं एक प्रकार से अपने ही समाज को जो है सुधारने का प्रयास किया जाए, ठीक है। दस बिगन द एरा ऑफ रिफॉर्म्स इन हिंदू मुस्लिम एंड पारसी रिलीजन, और यही जो है एक बदलाव के युग का प्रारंभ माना जाता है, जब भारत के लोग बढ़ चढ़कर बदलाव के रिफॉर्म्स के पक्ष में जो है बातें करने लगे थे। तो जैसे इसमें प्रमुख है ब्रह्म समाज, देखो ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है, जो राजा राम मोहन राय सभी को मालूम है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है एट कलकत्ता इन 1828 इन्फ्लुएंस बाय द क्रिश्चियन रिलीजन, ये क्रिश्चियन रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एंड डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, हालांकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन डिनाइड द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में जो कह सकते हैं ना कि एक भेदभाव है और स्ट्रैटिफिकेशन है ना, जो वर्णवाद है, इसे भी और कास्टिज्म को भी, इसे भी ये नकारते थे कि इन तमाम चीज़ें जो है अब आपस में लोगों को बांटती है। क्रिटिसाइज्ड अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है इसे क्रिटिसाइज करते हैं। चाइल्ड मैरिज हो गया, जो बाल विवाह था, इसके भी विरुद्ध थे। ट्रैफिकिंग एमंग वुमेन्स, इसके भी खिलाफ थे, और सती प्रथा के तो खिलाफ ये प्रखर रूप से इसके अगेंस्ट बोलते ही थे। तो दे इनकरेज इंटरकास्ट मैरिज, और ये इंटरकास्ट मैरिज को भी इनकरेज करते थे, ठीक है। एंड विडोरी मैरिज, और विधवा का पुनर्विवाह जो बातें हैं इन्होंने हमेशा ही कहा करते थे। तो ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत या फिर कुछ उनके रिफॉर्म्स जो उनके द्वारा लिया गया या फिर अपनाया गया, अपनाने का प्रयास किया गया, या समाज में कुछ परिवर्तन लाने की चेष्टा की। आगे प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर आत्माराम पेंड्रंग एंड दादाबो पेंड्रंग एंड भास्कर पेंड्रंग, ठीक है, इन मुंबई इन 1867 में। तो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, जो महादेव गोविंद रानडे जो है आगे चलकर जो है इस प्रार्थना समाज में जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और बहुत कंट्रीब्यूशन इसका माना जाता है। तो प्रार्थना समाज एक प्रकार से ब्रह्म समाज का रेप्लिका है, रेप्लिका इन द सेंस कि उसी के जैसा समानांतर, जैसे ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक उसी प्रकार जो है प्रार्थना समाज भी वैसा ही जो है कह सकते हैं महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके द्वारा मैगजीन भी निकाला गया, जैसे सुबोध पत्रिका, ठीक है, सुबोध पत्रिका जो है एक मैगजीन जो है इसके द्वारा पब्लिश की जाती थी। आगे रिफॉर्मिंग द हिंदू रिलीजन, और हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने का प्रयास किया जाता था। इस्टेब्लिश मेनी होटल्स फॉर द विडोज, और बहुत सारे होटल्स विडो के लिए जो है इस्टेब्लिश किए जाता था। फिर पीपल बिलोंगिंग टू डाउन ट्रोडन, और जो निचली जाति के लोग होते थे, निचले कास्ट के लोग होते थे, उनके लिए जो है नाइट स्कूल्स वगैरह की व्यवस्था की गई, और कह सकते हैं कि उनके उत्थान के लिए कार्य किया गया। तो ये सब प्रयास जो है प्रार्थना समाज के द्वारा और समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ने का प्रयास किया गया। तो यह भी एक पुनर्जागरण काल में इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि फैक्टर प्ले करता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है सत्यशोधक समाज, इस्टेब्लिश किया गया था महात्मा ज्योतिबा फूले इन 1873 इन 1873 इन महाराष्ट्र। सत्यशोधक समाज, इसका उद्देश्य जो था कि समाज वाज टू फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड अनजस्ट एंड अनइक्वल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनका उद्देश्य था कि समाज में जो कह सकते हैं कि समाज के सामने सत्य को उजागर करना है, सत्य को लाना है, और जो अनजस्ट और अनइक्वल जो सोसाइटी है, अनजस्ट इन द सेंस और अनइक्वल मतलब जो समाज में इतने भेदभाव हैं, चाहे जाति पाति को लेकर हो, रंग को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, पॉवर्टी या रिचनेस को लेकर हो, तो ये जो इतने भेदभाव हैं, अनजस्ट और अनइक्वल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सत्य को उजागर करना है और समाज में जो है इनइक्वालिटी को हटाना है। तो रिवॉल्टेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम है इसके अगेंस्ट बहुत ही कह सकते हैं ये रिवॉल्ट किए, और एनलाइटेंड एंड एम्पावरमेंट ऑफ द एक्सप्लॉइटेड लोअर कास्ट, जो लोअर और निचले कास्ट के लोग थे उन्हें एम्पावर करने, उन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से प्रोत्साहन देने, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, उनमें जो है चेतना भरने का कार्य हो, उन्हें कैसे इनकरेज करने का कार्य हो, उन्हें एनलाइटेंड करने का कार्य हो, इनके द्वारा किया जाता था। आगे मोबिलाइजिंग मासेस, और जो मास जो कॉमन लोग होते थे उन्हें मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता था अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड एलिटीज, जो भी जो था कह सकते हैं कि जो उस वक्त का जो सामंत वर्ग था,
या जो धनी वर्ग था उनके खिलाफ जो है मास मोबिलाइजेशन किया जाता था। आम जन भागीदारी के द्वारा उनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरा जाता था। स्ट्रगल वाज नॉट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स पर से बट द ब्राह्मणिकल टेंडेंसीज। कोई ब्राह्मण्स के खिलाफ जो है विद्रोह नहीं था, लेकिन उनके जो द्वारा फैलाए गए क्रूतियाँ थी उसके खिलाफ जो है इन लोगों ने बढ़ चढ़कर विरोध दर्ज कराया और लड़ा भी। आगे मेंटेनिंग मोनोपोली ओवर सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जैसे पहले ज्ञान का प्रचार प्रसार या फिर जो शिक्षा दीक्षा सिर्फ एक ही वर्ग तक सीमित था, मतलब सब लोग जो है स्कूल वगैरह नहीं जा सकते थे। तो ये जो कह सकते हैं ज्ञान की जो मोनोपोली थी, एकात्म अधिकार सिर्फ ब्राह्मण्स के पास, इसे हटाया गया। फिर आगे मेडिएटिंग और एक्टिंग एज एन एजेंट बिटवीन द कॉमन मैन एंड द गॉड, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान के बीच में और समाज के लोगों के बीच में एक मध्य का काम करना, जो ब्राह्मण्स वगैरह करते कि भगवान और भक्त के बीच एक प्रकार से कह सकते हैं मीडिएटिंग जो रोल प्ले करना, इसके खिलाफ भी हो गए। भाई अब भक्तों को भगवान से स्वयं मिलने दो। अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के खिलाफ तो थे ही। ही हैज़ अटेम्प्टेड टू बिल्ड एन अल्टरनेटिव कल्चर, एक कह सकते हैं ना कि अल्टरनेटिव कल्चर बिल्ड करने की इन्होंने बात कही। एक ऐसी संस्कृति को जन्म देना जो कि इसके अल्टरनेटिव में सभी को इक्वली देखता हो, सभी को समान रूप से सबके साथ व्यवहार करता हो, सभी का सम्मान देता हो। तो डील्स विद ऑल दिस इशूज इन हिज बुक सत्य धर्म पुस्तक, और इन्हें ना एक पुस्तक को लॉन्च किया जिसे सत्य धर्म पुस्तक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पंजाब में, और सत्यार्थ प्रकाश जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी पुस्तक है और द माउथ पीस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। एंड बिलीव इन द वेदास, आर्य समाज जो है वेदा के सिद्धांतों और उसके फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, ठीक है, बट रिफ्यूज टू बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, लेकिन जो कास्टिज्म है इसमें यह विश्वास नहीं करते। फॉर देम ऑल हिंदूज वर अ नॉन स्ट्रेटिफाइड कम्युनिटी, इनके लिए हिंदू समाज में कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी कह सकते हैं कि पंथ में विश्वास करने, जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म में विश्वास करने वाला हो, वो सभी एक है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। तो किसी भी कास्ट में हो उसे उनसे मतलब नहीं है, सभी समान है। बिलीव इन अ सिंगल गॉड, और एक भगवान में यह विश्वास करते हैं। ह्यूमन एफर्ट rather than destiny and advises to work hard to achieve success instead of leaving the things to destiny। इनका ऐसा मानना था कि ह्यूमन मानव लोगों का प्रयास होना चाहिए कोई भी चीज़ हासिल करने की। ऐसा नहीं कि हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि सारी चीज़ तो हमारी भगवान ही करेंगे, नहीं, भाग्य के ऊपर आपको छोड़ना नहीं है, आपको अथक प्रयास करना है आपकी सफलता को अचीव करने के लिए, ठीक है, टू अचीव सक्सेस। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, अन्यथा जो है आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। थ्रू द शुद्धि मूवमेंट के जरिए जो क्रिश्चियन बन जाते थे ना, या फिर जो मुस्लिम लोग जो है दबाव में आकर धन देकर लालच देकर मुसलमान जो पहले मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो ज़बरदस्ती जो है लोगों को जो है हिंदू लोगों को जो है कन्वर्ट करा दिया करते थे, तो उनको फिर वापस से हिंदू समाज में लाने के लिए ये शुद्धि मूवमेंट चलाया करते थे, जिसमें कि पुनः जो है उन्हें हिंदू बनाया जाता था, जो कि क्रिश्चियन के द्वारा या तो क्रिश्चियन कन्वर्ट करवा लिए जाते थे या फिर उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता था। तो उन्हें भी जो है कह सकते हैं हिंदू फोल्ड में वापस लाने के लिए उनका शुद्धिकरण किया जाता था और फिर उन्हें आर्य समाज में शामिल किया जाता था। आगे रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, डिसिपल्स ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। सभी को मालूम है रामकृष्ण परमहंस के या अनन्य सेवक, उपासक, भक्त या फिर शिष्य जो कहें। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इन्होंने बंगाल में किया। स्वामी विवेकानंद प्लेड अ लीडिंग रोल, इसमें जो है स्वामी सभी शिष्यगणों का जो है कह सकते हैं इसमें योगदान है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए। इंस्पायर्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद और वेदांता, या उपनिषद और वेदांता के सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे, इनकी फिलॉसफी में या इस दर्शन में यह विश्वास रखते थे। तो मिशन इज स्टिल एक्टिव, और अभी भी जो है रामकृष्ण मिशन चल रहा है, बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, अनाथालय वगैरह इनके द्वारा चलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट होम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गया, तो ये जो है रामकृष्ण मिशन जो है चलाया जाता है, हॉस्टल्स वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड रिबिल्डिंग द लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन मासेस। और जो इंडिया के मास के अंदर या फिर इंडियन जो आम लोग हैं उसके अंदर जो अपनी जो चेतना है या फिर अपना आत्मविश्वास जो खो चुका था,
उनमें वह फिर से एक ज्वाला जलाना चाहते थे और फिर से जो है उन्हें कह सकते हैं उनका पुनरुत्थान करना चाहते थे, उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। आगे है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम वाल्वास्टिक से ए रशियन इंटेलेक्चुअल एंड एन अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट एस्टैब्लिश थियोफिजिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क, ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि टू स्टडी योगा। इनका उद्देश्य था योगा वगैरह या फिर भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, भारत की जो ट्रेडिशन है, उसका प्रचार प्रसार करना। और एक ब्रांच उन्होंने मुंबई में भी खोला था 1879 इन मुंबई। एनी बेसेंट्स जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सोसाइटी वो ऑल्सो इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेज। इसके साथ साथ जो है थियोफिजिकल सोसाइटी जो थी वह स्कूल्स एंड कॉलेज का भी निर्माण कराया, जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस जो इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, नाउ इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो थियोफिजिकल सोसाइटी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि विदेशी लोगों के द्वारा, लेकिन जो भारत की संस्कृति कल्चर ट्रेडिशन में विश्वास करते थे, भारत के दर्शन और फिलॉसफी में विश्वास करते थे, योग और पतंजलि के सिद्धांतों में विश्वास करते थे, वो लोग ने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और भारत को भारतीयता से जो है मेल कराने का बहुत बड़ा इसका योगदान है। स्कूल्स कॉलेज भी खोले गए और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि भारत के लोगों में चेतना जागृत कराने का प्रयास किया गया कि भारत का दर्शन कितना महान है। पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, इन लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, जैसे रेसिडेंस हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ये लोग पारसी कम्युनिटी आज भी देखो, रतन टाटा वगैरह कितने अमीर लोग हैं उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। और आगे है नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह होता था उसमें पार्टिसिपेट किए। ऑल आउट डेवलपमेंट ऑफ मुंबई सिटी के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दे बिल्ड मेनी स्कूल्स, इनके द्वारा बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस चलाए जाते थे। यूनिवर्सिटी जो होता था, आर्ट गैलरीज वगैरह जो है इनके द्वारा लॉन्च किया जाता था। पब्लिश्ड मेनी न्यूज़पेपर, बहुत सारे समाचार पत्रों का जो इन्होंने पब्लिकेशन किया। एज द बम्बई समाचार हो गया, मुंबई वर्तमान, जमशेद एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो है पारसी कम्युनिटी में रिफॉर्म और इसके द्वारा भारतीयों का पुनर्जागरण करने का प्रयास किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है, जैसे सबसे पहले हम राजा राम मोहन रॉय या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर जितने भी फिर महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, तो जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल